नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम की परतों को खोलने जा रहे हैं जो जुर्म की दुनिया में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया, द ज़ोडिएक किलर। हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स और नोट्स हैं वो कैलिफोर्निया के उस दौर की कहानी बताते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं दोहराएंगे कि उसने क्या किया। हमारा मकसद कुछ और है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक आइडिया बन गया। एक ऐसा आइडिया जिसने मीडिया को अपना हथियार बनाया, पुलिस को दशकों तक उलझाए रखा और डर का एक ऐसा ब्रांड तैयार किया जो आज भी जिंदा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1960 के दशक का अंत, कैलिफोर्निया। कुछ हमले होते हैं जो पहली नज़र में बेतरतीब से लगते हैं, लेकिन फिर सैन फ्रांसिस्को के अखबारों में कुछ चिट्ठियां पहुंचनी शुरू होती हैं और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, यहीं से ये मामला एक आम क्राइम से बढ़कर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन जाता है। कातिल खुद सामने आता है, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर वो अखबारों को चिट्ठियां भेजता है, और उन चिट्ठियों में हमलों की ऐसी जानकारी होती है जो सिर्फ पुलिस या कातिल को ही पता हो सकती थी। और वो खुद को एक नाम देता है, ज़ोडिएक। और हर चिट्ठी के नीचे वो एक निशान बनाता था, एक सर्कल जिसके ऊपर एक क्रॉस हो, जैसे किसी बंदूक का निशाना, और साथ में एक लाइन जो उसकी पहचान बन गई। दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। ये सिर्फ एक खत नहीं था, ये एक ऐलान था। हाँ, एक ऐलान था कि खेल अब उसके नियमों से खेला जाएगा। यहाँ से वो सिर्फ खत नहीं भेजता, वो मीडिया को अपनी कठपुतली बनाने लगता है। उसने अखबारों को कोडेड लेटर्स भेजे, जिन्हें साइफर कहते हैं। और ये कोई गुजामिश नहीं थी, ये एक धमकी थी। यही उसकी सबसे बड़ी और सबसे डरावनी चाल थी। उसने कहा, अगर तुमने मेरे इस कोड को अपने अखबार के पहले पन्ने पर नहीं छापा तो मैं बाहर जाकर और लोगों को मार डालूंगा। सोचिए जरा। सोचिए, उसने अखबार के एडिटर को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया जहां उनके पास कोई सही रास्ता था ही नहीं। सही बात है। अगर वो छापते हैं तो वो एक कातिल को मंच दे रहे हैं। हाँ। अगर नहीं छापते तो शायद और मासूम लोग मारे जाएंगे। मतलब उसने मीडिया को अपने अपराध में एक तरह से भागीदार बना लिया। बिल्कुल। वो खुद खबर बना रहा था और फिर खुद ही उसे रिपोर्ट भी कर रहा था। ये उस दौर के लिए कितना नया रहा होगा। बहुत नया। 1960 के दशक में सीरियल किलर की सोच वो आम लोगों के लिए बहुत दूर की बात थी। जैक द रिपर एक पुरानी कहानी थी। ज़ोडिएक ने खुद को एक समकालीन विलन के रूप में गढ़ा, जो सिर्फ मार नहीं रहा था बल्कि मीडिया के जरिए समाज से सीधे बात कर रहा था। यही उसका सबसे बड़ा इनोवेशन था शायद। बिल्कुल। वो समझ गया था कि डर को कैसे बेचा जाता है। हर सुबह लोग अखबार इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि इसलिए खरीद रहे थे कि आज ज़ोडिएक ने क्या कहा। अच्छा। उसमें खुद को एक रहस्यमयी पहेली बना दिया और पूरे शहर को उसे सुलझाने में लगा दिया। वो एक अपराधी से ज्यादा एक सेलिब्रिटी बन गया था, एक डरावना सेलिब्रिटी। और उसकी पहेलियां कोई आसान भी नहीं थी। उसके भेजे कई कोड्स में से एक, जिसे 340 साइफर कहते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें 340 अक्षर थे। हाँ, वो 50 साल से ज्यादा समय तक एक राज बना रहा। दुनिया के बेहतरीन कोड ब्रेकर्स, FBI, CIA, सबने हाथ खड़े कर दिए। 50 साल 50 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है। ऐसा लगने लगा था कि ये कोड कभी नहीं टूटेगा। लेकिन फिर 2020 में एक हैरान करने वाली खबर आई। और कमाल की बात तो ये है कि जो काम FBI और पुलिस की बड़ी बड़ी टीमें दशकों तक नहीं कर पाईं, वो 3 आम लोगों ने कर दिखाया। हाँ। कोई सरकारी जासूस नहीं, बल्कि एक अमेरिकन वेब डिजाइनर, एक बेल्जियन कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक ऑस्ट्रेलियन गणितज्ञ। इन तीनों ने मिलकर उस कोड को तोड़ दिया। ये दिखाते हैं कि कैसे जुनून और आधुनिक तकनीक मिलकर पुरानी गुत्थियों को भी सुलझा सकते हैं। सही कहा। ये केस के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। सबको लगा कि 50 साल बाद ही सही, अब शायद कोई बड़ा सुराग हाथ लगेगा। हाँ, शायद उसने एक कोड में अपना नाम लिख दिया हो, या कोई ऐसी बात जिससे ये पूरी गुत्थी सुलझ जाए। दुनिया भर की नजरें इस पर थीं। और जब उस कोड का मतलब सामने आया तो वो एक तरह का मजाक था। 50 साल के इंतजार के बाद बस इतना ही। मुझे गैस चेम्बर से डर नहीं लगता, क्योंकि यह मुझे स्वर्ग और भी जल्दी भेज देगा। अब मेरे पास मेरे लिए काम करने के लिए बहुत सारे गुलाम हैं। जैसे जले पर नमक छिड़कना। बिल्कुल। इतनी मेहनत का ये नतीजा तो बहुत बहुत निराशाजनक लगता है। निराशाजनक भी है और ग्लाइटन साइडली बहुत कुछ बताने वाला भी। पहली बात, उसने पैराडाइज की स्पेलिंग गलत लिखी थी, पैराडाइज, जो शायद जानबूझकर ध्यान भटकाने का तरीका था। अच्छा, या शायद वो सच में उतना पढ़ा लिखा नहीं था। और दूसरी, ज्यादा जरूरी बात,
इस संदेश में भी उसका अहंकार साफ दिखता है। 50 साल बाद भी वो कब्र के पार से भी दुनिया को यही बता रहा था कि वो किसी से नहीं डरता और खुद को एक तरह का देवता समझता है। उसने फिर साबित कर दिया कि वो हमेशा एक कदम आगे था। इस सब से एक सवाल तो उठता ही है कि पुलिस कर क्या रही थी इतने सालों की जांच में? क्या उनके हाथ बिल्कुल खाली थे? यकीनन ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस ने हजारों सुरागों पर काम किया, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। कई संदिग्ध भी थे जिनके नाम बार बार सामने आते रहे। लेकिन जब भी पुलिस को लगा कि वो मंजिल के करीब हैं, सबूतों की कमी उन्हें रोक देती थी। और उन संदिग्धों में एक नाम सबसे ऊपर था, एक ऐसा नाम जो आज भी ज़ोडिएक केस के साथ जुड़ा हुआ है, आर्थर ले एलन। आर्थर ले एलन, हाँ। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि एलन ही ज़ोडिएक था। हाँ, और उसके पीछे ठोस वजहें भी थीं। एलन उन जगहों के करीब रहता था जहां हत्याएं हुई थीं। उसके पास ज़ोडिएक जैसी ज़ोडिएक ब्रांड की घड़ी थी। अच्छा। उसके एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि एलन ने एक बार मजाक में कहा था कि वो खुद को ज़ोडिएक बुलाना चाहता है। अरे! यहां तक कि एक हमले में जिंदा बचे एक शख्स ने सालों बाद एलन की तस्वीर को देखकर उसे पहचानने का दावा भी किया था। एक मिनट, अगर शक इतना मजबूत था, इतने सारे संयोग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, तो पुलिस उसे बस जाने कैसे दे सकती थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उस दौर में सर्विलेंस या डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी की कमी इसका मुख्य कारण थी? हाँ, ये बहुत बड़ा कारण था। आज के दौर में शायद ये केस सुलझ जाता, लेकिन तब ऐसा नहीं था। एलन के केस में सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत थे। मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस? हाँ, बिल्कुल। जैसे जिस सर्वाइवर ने उसके चेहरे को पहचानने का दावा किया, वो अपनी बात पर पूरी तरह कायम नहीं रह सका। उसके दोस्त का बयान भी सिर्फ एक सुनी सुनाई बात थी। जिसे अदालत में साबित करना नामुमकिन है। बिल्कुल। पुलिस ने उसकी हैंडराइटिंग के सैंपल लिए, लेकिन वो ज़ोडिएक की लिखाई से पूरी तरह मैच नहीं हुए। उन्होंने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन हत्या का कोई हथियार या कोई ठोस सबूत कुछ नहीं मिला। यानी सब कुछ सिर्फ शक के दायरे में था, कुछ भी पुख्ता नहीं था। कुछ भी नहीं। ये सब शक तो पैदा करते थे, लेकिन अदालत में एक भी चीज टिकने वाली नहीं थी। और जब बाद में चिट्ठियों पर मिले डीएनए को एलन के डीएनए से मैच करने की कोशिश की गई, तो वो भी मैच नहीं हुआ। तो डीएनए भी मैच नहीं हुआ? नहीं। पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। आर्थर ले एलन सबसे बड़ा संदिग्ध था, लेकिन आखिर तक वो सिर्फ एक संदिग्ध ही रहा, मुजरिम साबित नहीं हो पाया। और 1992 में उसकी मौत के साथ ही सच जानने का शायद सबसे बड़ा मौका भी खत्म हो गया। तो मतलब ये कि दशकों की जांच, हजारों घंटे की पुलिस कार्रवाई, अनगिनत थ्योरीज और नतीजा सिफर। ज़ोडिएक किलर कभी पकड़ा नहीं गया। ये सोचना भी कितना अजीब है कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी जीकर एक आम मौत मर गया, या वो इतने सालों तक हमारे बीच ही कहीं था, एक आम इंसान की तरह। और जो बात इस केस को अलग बनाती है वो यही है, ज़ोडिएक की असली जीत उसकी हत्याओं की गिनती में नहीं थी, बल्कि इस अनसुलझे रहस्य को जिंदा रखने में थी। उसने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, उसने उत्तरी कैलिफोर्निया में सुरक्षा और भरोसे के एहसास को खत्म कर दिया। उस दौर में लोग रात में बाहर जाने से डरते थे, कपल्स सुनसान जगहों पर जाने से घबराते थे। उसने एक ऐसा डर पैदा कर दिया जिसका कोई चेहरा नहीं था। वो सिर्फ एक कातिल नहीं रहा, वो एक शहरी किंवदंती बन गया, एक अर्बन लेजेंड। हाँ, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। उस पर फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं। वो एक ऐसा भूत है जिसे कैलिफोर्निया की गलियों में आज भी महसूस किया जा सकता है। हाँ, और उसने प्रसिद्धि का एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे बाद में कई अपराधियों ने कॉपी करने की कोशिश की। वो जानता था कि शरीर मर जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। और वो अपनी कहानी को अमर बनाना चाहता था। बिल्कुल। उसने डर को एक पहचान दी, एक सिंबल दिया और एक नाम दिया। उसकी चिट्ठियां और कोड्स ये पक्का करते हैं कि उसे कभी भुलाया ना जा सके, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब रहा। उसने अखबारों और टीवी का इस्तेमाल करके खुद को एक ब्रांड बना लिया। उस दौर में जब 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल नहीं थी, उसने मीडिया की ताकत को समझा। सही बात है। उसने खुद को खबरों के केंद्र में रखना सीख लिया था। उसने दिखाया कि कैसे मीडिया का इस्तेमाल करके डर को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और एक पूरे समाज को मनोवैज्ञानिक तौर पर बंधक बनाया जा सकता है। और अब जरा आज के डिजिटल युग के बारे में सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां खबरें सेकंडों में फैलती हैं, सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग, वायरल कंटेंट का दौर। अगर ज़ोडिएक जैसा कोई दिमाग आज के समय में होता तो वो कितना बड़ा और भयानक मनोवैज्ञानिक खेल खेल सकता था।
ये तो बहुत ही डरावना ख्याल है। वो सिर्फ अखबारों को चिट्ठियां नहीं भेजता। बिल्कुल नहीं। वो शायद ट्विटर पर कोडेड मैसेज पोस्ट करता या यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करके धमकियां देता। वो अपने हमलों की वीडियो लीक कर सकता था। हाँ, और वो फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाकर समाज में और भी ज्यादा अविश्वास और डर पैदा कर सकता था। उसका आतंक सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहता। नहीं, वो मिनटों में पूरी दुनिया में फैल जाता। हर कोई अपने फोन पर उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा होता। वो डर को एक ग्लोबल इवेंट बना देता। तो ज़ोडियाक ने जो विरासत छोड़ी है वो सिर्फ एक अनसुलझे केस की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। एक चेतावनी कि ऐसे कोई इंसान शोहरत और आतंक के लिए मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। सही कहा। और ये सवाल शायद उसके छोड़े हुए किसी भी कोड से ज्यादा जटिल और डरावना है। हाँ, अगर ज़ोडियाक आज वापस आ जाए तो क्या हम उसे रोकने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं? या हमारी टेक्नोलॉजी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी।